हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे जो एनालिसिस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल 2016 पार्लियामेंट ने पास किया है उसके सेलिएंट प्रोविजंस क्या हैं, उसका उद्देश्य क्या है, किस मंशा से उसे पार्लियामेंट ने पास किया है और क्या ऐसी नीड थी जिसके चलते उस बिल को लाना पड़ा। सो लेट अस सी कि क्या क्या इसके की प्रोविजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन जो हेडलाइंस में रहा है वो ये है कि इसके चलते अब 26 वीक की लीव, मैटरनिटी लीव विमेन को, ऑर्गेनाइज सेक्टर की विमेन को दी जाएगी, जो कि पहले की सिर्फ 12 वीक की लीव दी जाती थी। तो 12 वीक से बढ़ाकर इसे 26 हफ्ते कर दिया गया है, बट ओनली फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कफोर्स। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कफोर्स की डेफिनेशन नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने दी है। उन्होंने बोला है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वो वर्कर्स हैं जिनकी वर्किंग कंडीशंस जो कि डिफाइंड नहीं है, जिनकी फिक्स्ड सैलरी नहीं है, जहां पे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, कोई अश्योर्ड सैलरी नहीं है, उनका कोई अश्योर्ड सैलरी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, और कोई भी बेनिफिट्स उन्हें जैसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट जो कि पेंशन है या फिर ईसीएस या फिर कोई एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस, ऐसा कोई भी बेनिफिट उन्हें नहीं मिलता है। इस ऐसे एम्प्लॉयज को इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स कहा जाता है। तो जो भी कोई भी ऐसा सेक्टर जहां पे कि किसी निजी उद्योग में 10 से कम यानी कि 9 तक, भले ही वो प्राइवेट किसी का खेत हो या कोई छोटा निजी उद्योग हो, उसमें यदि 10 से कम एम्प्लॉयज हायर किए गए हैं तो उसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाएगा। तो ऐसे केसेस में ये लॉ इम्प्लीमेंटेबल नहीं रहेगा। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अमेंडेड वर्जन जो है दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू सच ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये है कि सबसे पहले मैटरनिटी बेनिफिट लीव है क्या। बेसिकली मैटरनिटी बेनिफिट लीव इज द पेड हॉलीडे ग्रांटेड टू अ प्रेग्नेंट वुमेन टू मीट द एक्सीजेंसीज, कि मतलब जो कि उनके रिक्वायरमेंट है प्रेग्नेंट वुमेन की बिफोर द डिलीवरी, जो रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, हेल्थ को अपने ध्यान में रखते हुए जो उन्हें छुट्टी चाहिए होती है, उसके दौरान जो उन्हें पेड लीव दी जाएगी। पेड लीव का मतलब यहाँ पे ये है कि उन्हें सैलरी हूबहू वैसे ही मिलती रहेगी जैसे उन्हें लीव पे जाने से पहले मिल रही थी। तो अश्योर्ड सैलरी उन्हें मिलेगी अब 26 हफ्ते के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पहले सिर्फ 12 हफ्ते ही पीरियड था इनका। सो ये मैटरनिटी बेनिफिट का डेफिनेशन के दो इसके हिस्से हैं। एक तो मैटरनिटी लीव जो कि प्रेग्नेंट डिलीवरी से पहले ली जाती है, और दूसरा मैटरनिटी लीव का वो हिस्सा है कि जो डिलीवरी के बाद बेबी की, न्यूली बॉर्न बेबी की केयर के लिए भी लिया जाता है, सो एज टू इंश्योर, जो हम ब्रेस्ट फीडिंग की प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो को डिस्कस करते टाइम, ब्रेस्ट फीडिंग नियोनेटल केयर के चलते जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसकी केयर करने के लिए जो पोस्ट डिलीवरी जो लीव दी जाती है वो भी इसमें काउंट होती है। सो 2 पार्ट्स हैं इस लीव के, प्री डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं आगे और क्या क्या इसमें प्रावधान है। बैकग्राउंड इसका ये है कि द जेनेसिस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 लाइज इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान में जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंदर ये है कि आर्टिकल 39, आर्टिकल 42 और आर्टिकल 45 विमेन केयर एंड चाइल्ड केयर से डील करते हैं, मैटरनल बेनिफिट्स एंड चाइल्ड केयर से डील करते हैं। तो इसके सेंस में देखते हैं वन बाय वन। आर्टिकल 39 क्या कहता है। आर्टिकल 39 से राइट्स फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए आर्टिकल 39 है। इसमें अमेंडमेंट लाया गया था आर्टिकल 39 में, जिसके अंतर्गत क्लॉज F इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दिस इज द क्लॉज F विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd एक्ट ने इसमें 1976 में ये संशोधन लाया, जिसके चलते ये चाइल्डहुड केयर का प्रोविजन इसमें एंटर किया गया, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन का। सो दिस इज वन थिंग। दूसरा आर्टिकल जो इससे डील करता है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 मेक्स द प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो अगर प्रीलिम्स में यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आता है कि मैटरनिटी रिलीफ डायरेक्टली कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में दिया गया है, तो दैट इज आर्टिकल 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर अभी डिस्कशन के लिए, हमारे इस विषय के लिए। आर्टिकल 45 तीसरा आर्टिकल है जो इस विषय से डील करता है, which provides for early childhood care and education for all children until they attain the age of 6 years। आर्टिकल 45 की एक और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, और वो ये है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आर्टिकल 45 की जो डेफिनेशन है उसमें टोटल चेंज किया था, फॉर द फैक्ट कि आर्टिकल 21A जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था, उसके अंतर्गत
राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो जो आर्टिकल 45 की बेसिक डेफिनेशन थी, जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन जो अभी है डीपीएसपीएस में, जब वो था टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन एजेड फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, तो वो एस्पेक्ट जो है वो आर्टिकल 21 में चला गया और 45 का। अब 45 की डेफिनेशन जो रीड करती है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में ये डील करता है सिर्फ, जो कि फॉर द चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज, 0 to 6 ईयर्स एज के जो चिल्ड्रन है उनकी केयर के लिए अब 45 आर्टिकल रेलिवेंट है। आर्टिकल 45 का एक हिस्सा आर्टिकल 21A में जा चुका है। तो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करना जरूरी इस टाइम पे ये इसीलिए है कि जब भी कोई ऐसा करंट टॉपिक यूपीएससी में आता है तो यूपीएससी का ये एक हिस्ट्री रही है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड पॉलिटी में से पूछ लेती है, तो उसके संदर्भ में हमें ये डिस्कस करना जरूरी था। तीन आर्टिकल अब ये हो गए। चौथा आर्टिकल इसमें जो है वो है आर्टिकल 38, जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इसमें इंट्रोड्यूस किया। तो आर्टिकल 38 रिक्वायर्स द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो जब हम इनइक्वालिटीज इन इनकम की बात कर रहे हैं, हालांकि ये डायरेक्टली विमेन वेलफेयर की बात नहीं कर रहा है, विमेन इनकम की बात नहीं कर रहा है, लेकिन यस हम इसमें भी एक ये देख सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ विमेन वेलफेयर और मैटरनिटी रिलीफ और इक्वल वेजेस फॉर बोथ मैन एंड विमेन इज इंक्लूडेड इन इट। तो हम इसमें वी कैन रीड इनटू इट द एलिमेंट रिलेटेड टू इक्वल पे फॉर बोथ मैन एंड विमेन एज वेल। सो ये 3-4 आर्टिकल्स हैं 39, 42, 45 और 38, जो कि विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के विषय में डील करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम 3 अमेंडमेंट एक्ट डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसके चलते आर्टिकल 39 क्लॉज F इसमें इंट्रोड्यूस हुआ। दूसरा आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था वो था 82nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसके चलते आर्टिकल 21A और 45 को हमने डिस्कस किया। तीसरा अमेंडमेंट एक्ट है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 38 को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। सो ये एक एस्पेक्ट है जो इसका बैकग्राउंड है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे प्रावधान दिया गया है मैटरनिटी बेनिफिट का, तो वो आर्टिकल 42 है, प्लीज रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स। सो अब आगे चलते हैं कि ये अमेंडमेंट्स लाने की नीड क्यों पड़ी। द नीड फॉर अमेंडमेंट 2 कारणों से आई। नंबर 1, आईएलओ कन्वेंशन 183, जो कि इंडिया ने अभी रेटिफाई नहीं करी है बट इंडिया रेटिफाई करना चाहता है, उसके अंतर्गत 14 वीक्स की लीव का प्रावधान है। और अगर प्री में ये क्वेश्चन है कि 14 वीक्स की लीव का जो प्रावधान आईएलओ की इसके कन्वेंशन के अंदर है आईएलओ की, वो क्या मैंडेटरी है या सिर्फ एक रिकमेंडेटरी है? वो सिर्फ सुझाव है, रिकमेंडेशन है आईएलओ की कि 14 वीक्स का मैटरनिटी लीव देना चाहिए, जबकि इंडिया के पुराने एक्ट में 1961 वाले एक्ट में 12 वीक्स का मैटरनिटी लीव का प्रावधान ऑलरेडी था। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब 14 वीक्स का हमें करना था, जबकि हमने इसे 14 से नहीं बल्कि हमने सीधा इसे 26 वीक्स का मैटरनिटी लीव का प्रोविजन इस एक्ट में, जैसा कि हमने देखा कि पहले इसे 26 वीक्स का लीव हमने अपने नए लॉ के अंदर अमेंडेड 1961 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर हमने इसे दे दिया है। सो दिस इज द थिंग। आईएलओ कन्वेंशन ने सिर्फ रिकमेंड किया है, प्लीज रिमेंबर वन फैक्ट। सेकंड थिंग इज, क्योंकि हमने 12 वीक्स का लीव अपने 1961 के पुराने एक्ट में दे रखा था, तो उसे हमें अपडेट करके 14 वीक्स करना था, जबकि हमने प्रोग्रेसिव व्यू लेते हुए उसे सीधा 26 वीक कर दिया। अब दूसरा रीजन क्या था कि दूसरे रीजन हमें क्यों चाहिए था इसके लिए, जीडीआर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो ये बात करती हैं, उनका जीडीआर रिपोर्ट का ये कहना है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में विमेन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 और जीडीआर दोनों का कंबाइंड ये कहना है कि हमारे यहाँ पे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है विमेन का वो बहुत कम है, जिसके चलते कि इंडिया अच्छी कंट्रीज में वी आर नॉट काउंटेड। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डिस्कस करते हैं पहले 2016 की, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लाई जाती है, सेज दैट की प्रोस्पेक्ट्स फॉर वर्कप्लेस जेंडर इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सर्वाइवल, इंडिया वाज प्लेस्ड एट ए लोली रैंक ऑफ 142। सो ये 142 में है। दूसरा एस्पेक्ट जो हमने ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 का जिक्र किया, फाइंडिंग सजेस्ट उसकी ये करती है इंडिया के बारे में कि विमेन क्लॉक 297 मिनट्स ऑफ अनपेड वर्क डेली compared to just 31 minutes of unpaid work for men in India। तो इक्वल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ पे नहीं है। आगे और एस्पेक्ट्स देखते हैं कि इसके क्या और इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। की फीचर्स ऑफ द बिल में जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इंक्रीजिंग द मैटरनिटी लीव फ्रॉम 12 वीक्स टू
सीधा 26 वीक्स कर दिया, जबकि हमने डिस्कस किया कि ILO की रिक्वायरमेंट सिर्फ 14 वीक्स थी. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन लॉ. और इसमें यह है कि सीधा सभी के लिए 26 वीक का प्रावधान नहीं दिया गया है. 26 वीक्स इज ओनली फॉर फर्स्ट 2 चिल्ड्रन. अगर थर्ड इशू होता है, थर्ड डिलीवरी होती है, तो उस केस में ओनली 12 वीक्स, जैसा कि पुराने 1961 के एक्ट में ऑलरेडी था. लेकिन अगर फोर्थ चाइल्ड कोई कंसीव करना सोचता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 6 वीक्स की छुट्टी दी जाएगी. तो ये एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है इसमें टू डिस्करेज वुमेन गिविंग बर्थ टू मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो ज्यादा बच्चों को बर्थ देने को इसमें डिस्करेज किया गया है, सो एज टू ब्रिंग डाउन TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसके मतलब जो एक पैरामीटर है टू मेजर दी पॉपुलेशन स्टेबिलिटी रेट, जो अभी इंडिया का अराउंड 2 चल रहा है, तो उसको और फर्दर डाउन लाने की बात करी गई है ताकि हमारा पॉपुलेशन स्टेबिलाईज हो चुके. तो इस बच्चे की केयर के बारे में भी बात करी गई है. जो फोर्थ चाइल्ड होगा, अगर उसके लिए सिर्फ 6 वीक्स की लीव दी जाएगी तो उसकी हेल्थ पे और न्यूली बॉर्न फोर्थ बेबी की हेल्थ पे भी एक असर पड़ सकता है, इन द सेंस की ब्रेस्ट फीडिंग और विमेन और मदरली केयर जो उसे नहीं मिल पाएगा. So this is another aspect. So 26 weeks, 12 weeks and 6 weeks. तो पहले 2 बच्चों के लिए 26 weeks, for third child 12 weeks only, and for fourth child it is 6 weeks. Please remember these details. Moving forward, second provision इस बिल का ये कहता है, the bill applies to all the units employing 10 or more employees and other notified establishments. अब हम ये देखते हैं कि जो यूनिट्स हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो उद्योग हैं 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्ड है. प्लीज़ रिमेंबर, दिस इज़ नॉट द वर्ड विमेन, दिस इज़ द वर्ड एम्प्लॉयज़. तो अगर ये एम्प्लॉयज़ यहाँ पे दिया गया है तो प्रीलिम्स में अगर कोई ऐसा UPSC प्लेस विद द वर्ड्स, तो यहाँ पे प्लीज़ रिमेंबर विमेन नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है. तो दिस नीड टू बी रिमेंबर्ड. थर्ड पॉइंट है, इट एक्सटेंड्स पेड मैटरनिटी लीव टू एडॉप्टिव मदर एज वेल एज सरोगेट मदर. सरोगेट मदर को इन्वॉल्व करने का मतलब यहाँ पे ये है, यदि अगर कोई विमेन किसी और के बिहाफ पे भी बच्चे को जन्म देती है, इवन दैट मदर वुड ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू दिस मैटरनिटी लीव. दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन. ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे कोई मदर खुद प्रेग्नेंट नहीं है, कोई विमेन खुद प्रेग्नेंट नहीं है, बट वो बच्चे को अडॉप्ट कर रही है, तो एम्प्लॉयर को उस विमेन को भी 6 मंथ्स का 26 वीक्स का लीव देना पड़ेगा. शर्त इसमें यह है, द कंडीशन इज ओनली दैट कि द बेबी शुड बी लेस देन 3 months ऑफ एज. सो यहाँ पे 3 months की एज का एक प्रोविजन है. सो अडॉप्टिव मदर एज वेल एज सरोगेट मदर बोथ आर टेकन केयर ऑफ. फोर्थ प्रोविजन है, बिल रिक्वायर्स ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स विद 50 और मोर एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड क्रेच फैसिलिटीज. हमने देखा कि 10 एम्प्लॉयज वाली ऑर्गेनाइजेशंस को ये एक्ट अप्लाई करना पड़ेगा, और 50 से ज्यादा वाली ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें एक और फैसिलिटी, क्रेच फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी होगी. क्रेच फैसिलिटी ये है कि जहां पे बच्चे का प्रोफेशनलाइज्ड देख रेख हो सके इन द एब्सेंस ऑफ मदर. तो एक प्रोविजन इसमें ये है कि हर रोज 4 times पर डे मदर को यहाँ पे क्रेच में एक विजिट्स अलाउ करनी होंगी एम्प्लॉयर को. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन, 4 times अ डे, जिसके चलते कि ये भी इसमें लिखा गया है कि ये क्रेच फैसिलिटीज जो हैं, जो क्रेच हाउसेज होंगे, वो ऑफिस के आसपास होने चाहिए, एक रीजन. फिफ्थ पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू इन्फॉर्म विमेन एम्प्लॉयज. ये कहता है कि इसमें जनरेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉयर पे डाली गई है रिलेटेड टू विमेन एम्प्लॉयड इन हिज ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर कोई एम्प्लॉयर के यहाँ पे विमेन है तो उस एम्प्लॉयर को एक तो रिटन मोड में, जबकि एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, प्लस नहीं है एंड है, प्लस डिजिटल मोड में, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो एम्प्लॉयर अपनी वेबसाइट पे उसे डाले, ये इन्फॉर्मेशन उसे डालनी होगी कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर आती है, अमेंडेड एक्ट के अंडर आती है. सो दिस इज इट. अब आगे चलते हैं, इसमें और क्या है. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बिल के ये हैं कि लॉ विल हेल्प 1.8 मिलियन विमेन इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर. तो हमने जैसे देखा कि ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रही है ये लॉ. 1.8 मतलब 18 लाख विमेन जो कि है इसका बेनिफिट उठा पाएंगी. आगे देखते हैं. इट विल बी एप्लीकेबल टू विमेन वर्किंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एज वेल. अब यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का एक और फीचर हम देखते हैं. नॉर्मली क्या होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे जो डोमेस्टिक लॉज होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो उन्हें अप्लाई नहीं किया जाता, ताकि जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स को चीपर दामों पे मैन्युफैक्चर कर सकें.
तो इसके चलते इन्हें काफ़ी सारे जो डोमेस्टिक लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अंडर इन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को नहीं लाया जाता, जो भी उद्योग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में उद्योग बसाए हुए होते हैं। तो उसके चलते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इनको हेल्प मिलता है। तो ये सब फीचर्स को ध्यान में रखते हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये सारे लॉ नहीं लगते। बट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एक एक्सेप्शन है, वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे भी लागू होंगे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को इसके अंदर छूट नहीं दी गई है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर प्रीलिम्स। थर्ड पॉइंट इसका ये है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में, द बिल इज अ स्टेप टू इम्प्रूव इंडियाज डिसमल रिकॉर्ड इन अचीविंग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इन टर्म्स ऑफ MMR एंड IMR। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हम सभी जानते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंडिया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर बेयरली अचीव कर पाया था, और IMR अभी भी इंडिया का 42 चल रहा है फॉर 1000 लाइव बर्थ्स। तो हर 1000 बच्चे पे अभी भी हमारे यहाँ पे 42 बच्चों की एक साल के अंदर अंदर फर्स्ट 1 ईयर ऑफ द बर्थ के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो एक्ट है MMR, उसको ब्रिज करने में, उसको भरने में हमारी मदद करेगा ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हम लेके आए हैं। तो इसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में इसका प्रोविजन ये कैसे ब्रिज करेगा, मदर विल बी बेटर एबल टू टेक केयर ऑफ द न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन। जो नए न्यू बेबीज होंगे, उनकी मदर उनकी लंबे समय तक, अब की 26 वीक्स तक, यानी कि 6 मंथ्स तक उनकी केयर कर सकेंगी। सो ये अपने आप में ये इंश्योर करेगा जो नियोनेटल डेथ्स होती हैं, जो उनकी जो इलनेस है वो भी कम होगी, और एक हेल्दी चिल्ड्रन का जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर हमने देखे प्रोविजंस, वो भी फुलफिल होने लगेंगे। द बिल इन मैनी वेज इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्लूड एन इनहेरेंट इंसेंटिव फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। जब हम इन्फॉर्म्ड फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, तो हम जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री हैं अनलाइक चाइना, तो हम यहाँ पे ये फोर्स नहीं कर सकते कि 1 चाइल्ड नॉर्म, तो ऐसा कुछ नियम हम लागू नहीं कर सकते, जिसके चलते हमें इन्फॉर्म्ड फैमिली प्लानिंग और एक वॉलंटरी बेसिस पे अपने यहाँ पे फैमिलीज को ये परसुएट करना होगा कि वो कम से कम बच्चे पैदा करें। तो उसके चलते बिल में जो ये प्रावधान है कि पहले 2 बच्चों के लिए 26, बाकी तीसरे बच्चे के लिए 12 हफ्ते की, और आखिरी यानी कि चौथे बच्चे ऑनवर्ड्स 6 हफ्ते का जो लीव का प्रावधान है, वो अपने आप में एक डिस्करेजिंग एलिमेंट है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं बिल के, ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही अप्लाई होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम डेफिनेशन देख चुके हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर ये अप्लाई होता है, तो इंडिया में अभी एक फिनोमिना चल रहा है, बहुत सारे वर्कर्स जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी भी हमारे यहाँ पे हैं, चाहे वो मनरेगा की हम बात करें, चाहे वो हम अपने खेतों की बात करें। और अभी एक और फीचर ये है कि बहुत सारी विमेन जो हैं वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, जो कि एग्रीकल्चर इटसेल्फ, चाहे वो टी प्लांटेशंस हों, चाहे वो आपके बीडी की फैक्ट्रीज हों, टी फैक्ट्रीज हैं, टी प्लांटेशन फार्म्स हैं, तो उनके अंदर जो भी हैं उन पे ये अप्लाई होगा या नहीं। और ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स पे ये अप्लाई किया गया है। तो ये एक तरह से जो हमारा डिसप्रिविलेज सेक्शन, जिसे हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं हमारी कंट्री का, उन पे ये दोहरी मार बन के आया है। अगर हम इस प्रोविजन को भी साथ में देखें, एक्ट के आने से पहले क्या था, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम था, प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना, जननी सुरक्षा योजना का जो नया वर्जन था, तो उसके अंतर्गत विमेन को हर बच्चा पैदा करने पे इंसेंटिवाइज किया जाता था 6000 रुपए देके, टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। तो अब ये क्या किया कर दिया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हाई प्रोफाइल विमेन एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए तो ये 26 वीक्स कर दिया गया, लेकिन इनके लिए ये 6000 का इंसेंटिव भी विड्रॉ कर लिया गया। सो दिस इज अ ड्रॉबैक फॉर डिसप्रिविलेज सेक्शन से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये इन लोगों पे ये दोहरी मार पड़ता है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस इंपॉर्टेंट है कि हमने एक तरफ तो जो अच्छा वर्ग है उससे तो हमने और अच्छा और बेटर कर दिया, लेकिन जो ये पिछड़ा वर्ग है, जो कि नॉर्मली मतलब, और भी इसके अगर एक्ट के प्रोविजंस हम देखें तो 2 से ज्यादा बच्चे ये लोग पैदा करते हैं, तो तीसरे बच्चे पे इनको कोई प्रोविजन नहीं है। और पहली बात तो इनको कवर ही नहीं किया गया। 90% ऑफ द इंडियाज लेबर वर्कफोर्स इज इन फीमेल वर्कफोर्स इज इन दिस थिंग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो उसको इस एक्ट के परव्यू के अंडर, इस एक्ट के कवरेज के अंदर नहीं लाया गया। तो इन वर्कर्स को, फीमेल वर्कर्स को, जो कि डोमेस्टिक हेल्प का काम करती हैं, मेड का काम करती हैं अर्बन एरियाज में, उनको इसके अंडर नहीं लाया गया, डोमेस्टिक हेल्प और ऐसे वर्कर्स को, ऐसी श्रेणी के वर्कर्स को। सो ये चीज एक ध्यान में रखने वाली है। इससे आगे देखते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। अभी हमने 2 डिस्कस कर लिए। एक तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के जो प्रोग्राम के जो प्रोविजंस थे, वो सिर्फ 1 बच्चे पे अब लागू होंगे, अब 2-3 बच्चों पे लागू नहीं होंगे। पहले ये अनरिस्ट्रिक्टेड था।
सेकंड, इसमें थर्ड ये है कि फंडिंग फॉर द बिल कैन क्रिएट अ बर्डन ऑन एम्प्लॉयर्स विच माइट लीड टू स्क्यूड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात हम करें तो ऑलरेडी इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर फीमेल वर्कर्स इज जस्ट 22.5%। इसका मतलब ये है कि out of 100 women only 22.5 women are employed at any given point of time। ये डेटा NSSO का लेटेस्ट डेटा है, तो जिसके चलते कि 22.5% ऑफ women are employed at any given time। तो अगर हम ये इसके पीछे रीजंस क्या है, एक तो ये कि यहाँ पे मेल डोमिनेटेड वो पेरोशियल माइंडसेट है कि मेन वुड गो फॉर जॉब्स एंड वुमेन वुड बी द होम मेकर, घरेलू कामकाज महिलाएं देखेंगी, उसके चलते। और दूसरा इसमें यह है कि एम्प्लॉयर्स, अगर हम इन पे ये बर्डन दे देंगे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पूरी तरह से इन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर्स को अपनी तरफ से इसकी फंडिंग देनी पड़ेगी, तो एम्प्लॉयर्स दो तरीकों से ये काम कर सकते हैं। एक तो विमेन को वो हायर ही नहीं करेंगे, दूसरा ये हो सकता है कि वो विमेन को हायर करें या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हायर करें और उन्हें दिखाएं ही नहीं अपने ऑर्गेनाइजेशनल के चार्ट में, मस्टर रोल्स में जिन्हें बोला जाता है, तो वो अपनी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज करके इसके ओवरकम करेंगे। इसमें अगर इसे हमें ओवरकम करना है, इस सिचुएशन को इक्वालिटी सही मायने में क्रिएट करनी है दोनों मेल और फीमेल के बीच में, जैसा कि DPSPs में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमने देखा, तो अगर हम इसे मेन और विमेन दोनों के लिए मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव का प्रोविजन दे देते, तो उसके चलते ये हो जाता कि एम्प्लॉयर्स के लिए कोई खास इंसेंटिव नहीं रह जाता सिर्फ मेल्स को हायर करने का और फीमेल्स को हायर नहीं करने का। तो अभी क्या हो रहा है कि फीमेल्स की कॉस्ट पे मेल्स को हायर किया जाएगा, कि फीमेल्स की जो कॉस्ट है कि 6 महीने वो काम पे भी नहीं आएंगी और फिर भी उन्हें जो सैलरी देनी पड़ेगी वो सिर्फ इनके केस में अभी अप्लाई कर रहा है, तो ये शायद इन्हें डिसइंसेंटिवाइज करेगा। अगर हम इस केस में दोनों को प्रोवाइड कर देते तो एम्प्लॉयर को ये लगता, कोई भी अगर एम्प्लॉयज हायर करने जा रहा है तो जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है, तो उसे ये लगता कि पैसे तो दोनों को ही देने पड़ेंगे पेड लीव के, तो क्यों ना मैं, अगर विमेन बेटर है तो मैं विमेन को हायर कर लेता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज ओवरकम करी जा सकती थी। और एम्प्लॉयर्स का बर्डन कम करने के लिए, ये जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, ये तो परसेप्शन से रिलेटेड है, ये धारणा से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में फंड बनाया जाता है जिसमें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, निजी उद्योग दोनों उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसके चलते उसमें से ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो विमेन को दिए जाते हैं। तो जैसे कि हमने इंडिया में भी 2012 दिल्ली गैंग रेप के बाद निर्भया फंड बनाया है, जिसके अंडर की हर 1000 करोड़ रुपए का कॉर्पस ऐड करती है। तो ऐसे ही सेम लाइंस पे हम मैटरनिटी बेनिफिट फंड बना सकते थे, MBF, जिसके अंदर की दोनों एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करते और उससे इस एक्ट की फंडिंग हो सकती थी। तो जिसके चलते एम्प्लॉयर्स पे पूरा का पूरा ये बर्डन नहीं पड़ता, और ये जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो है वो और एडवर्स नहीं होता। अब इसमें चांसेस ये हैं कि ये शायद और एडवर्स हो जाए इस एक्ट के आने के बाद। एक चौथा पॉइंट इसमें ये है, नो मेंशन ऑफ पैटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चाइल्ड केयर एंड द पैटर्निटी लीव। अब पैटर्निटी लीव की बात करते हैं कि जैसे हमने देखा कि दोनों के लिए अगर लीव का प्रोविजन होता फादर प्लस मदर, तो एक विमेन को जो एक पुराने दृष्टिकोण से देखा जाता है कि ये सिर्फ घर चलाने के लिए हैं या बच्चे पैदा करने के लिए या बच्चे पालने के लिए हैं, हम उस व्यू को ओवरकम कर जाते, उस धारणा को, जो हमारी पूर्ण धारणा है, उससे हम मतलब उसको ओवरकम करने के एक ये अपॉर्चुनिटी बिल है हमें प्रोवाइड करता है। तो हम अब वो अपॉर्चुनिटी, इस जो हमारे पास वो अवधि थी, हम वो अब खो चुके हैं इस बिल के पास होने के बाद। अब आगे देखते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, क्या क्या हम इसमें कर सकते थे। तो ये मोर और लेस वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया नेगेटिव एस्पेक्ट्स में, कि ये इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो पुराना मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो सारे 12 वीक्स की लीव अलाउ करता था, लेकिन अब वाले में स्टैगर्ड हो गया है, पहले 2 पे 26, फिर 12, फिर 6, तो उसका एक ये रिवीजन ही है। तो इसमें ये हम एक यूनिफॉर्म अप्रोच लेके चल सकते थे कि 26 वीक्स मतलब 26 वीक्स, इसमें कोई ये नहीं होगा कि किसी भी तीसरे या चौथे बच्चे के साथ में पक्षपात नहीं होगा। अब दूसरा चीज इसमें यह है कि शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कर सकते थे एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट के बीच में। तीसरी, इसमें हम एक वो पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि फॉर बोथ हो जाए, अगर मैटरनिटी लीव अगर मेल और फीमेल मेंबर दोनों को दे दी जाए,
अब लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस लेबर लॉज, इसमें क्या है कि लेबर लॉज में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज लीव रूल्स है 1955 के, AIS के रूल्स हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, जो IAS जिसके अंडर आता है, IPS जिसके अंडर आता है, उनके जो लीव रूल्स हैं 1955 के, उनके अंडर पैटर्निटी लीव यानी कि फादर को भी 15 दिन की लीव का एक प्रोविजन उसमें छोड़ा गया है, बट इस एक्ट में ऐसा नहीं है। और सिमिलरली सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स हैं 1972 के, तो उसमें 1972 वाले एक्ट में भी ये सेम प्रोविजन है 15 डेज की लीव का। और फिर हम एक और दो चीजें डिस्कस करते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के, ये दोनों एक्ट हैं, इनके अंदर जो लीव के प्रोविजंस हैं वो अलग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जो एकाग्रता होनी चाहिए कि सारे लॉज सेम हैं, वो देखने को नहीं मिलता, जिसके चलते कि एक वे में अगर हम ये कहें कि पक्षपात किया जाता है, जो अच्छी श्रेणी के वर्कर्स हैं उन्हें मतलब ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं, और जो थोड़े नीची श्रेणी के वर्कर्स हैं जैसे अनऑर्गेनाइज हमने डिस्कस किया, उन्हें कम सुविधाएं दी गई हैं। तो ये आर्टिकल 15 का लेटर एंड स्पिरिट में अगर हम एप्लीकेशन देखें तो ये यहाँ पे नहीं होता दिख रहा। सारे एम्प्लॉयज एक समान ट्रीट किए जाने चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हैं या वो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं या वो ऑर्गेनाइज्ड में हैं या वो अनऑर्गेनाइज्ड में है। तो ये इसमें देखने को नहीं मिलता। और पैटर्निटी लीव एंड पैटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, जैसा हमने देखा ऑल इंडिया सर्विसेज में ऑलरेडी एक 15 दिन की लीव का प्रोविजन है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज में भी एक प्रोविजन है, तो उनके चलते ये पैटर्निटी लीव का प्रोविजन हम इसमें अगर एनविसाज करते, इसमें इंक्लूड करते इस मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 में, तो ये ज्यादा बेहतर रहता। और ये इक्वालिटी को लेटर एंड स्पिरिट में, सिर्फ यही नहीं कि हम उसे प्रीच कर रहे हैं, हम उसे प्रैक्टिस भी करते हैं, इक्वालिटी और जेंडर डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं। और आगे चलते हैं। अब इसमें आगे क्या है कि हम क्या इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम ये देखते हैं कि हम इसमें आगे और कर क्या सकते थे। वे फॉरवर्ड देखते हैं। पहला तो अभी भी ये देर नहीं हुई है, रूल्स के अंडर या एक छोटा सा अमेंडमेंट लाके जो ये मैटरनिटी बेनिफिट फंड की हमने बात करी, हम मैटरनिटी बेनिफिट फंड क्रिएट कर सकते हैं। अभी भी अगर मैटरनिटी बेनिफिट फंड क्रिएट हो जाएगा तो ये स्क्यूड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट नहीं होगा। ये बेसिकली मेंस में जब आप आंसर लिखने बैठे तो एक पॉजिटिव नोट लिखने के लिए वे फॉरवर्ड वाला ये जो हेडिंग है, दिस इज क्वाइट यूजफुल है। ये वही पॉइंट्स जिसमें हमने क्रिटिसाइज किया, बट इन्हें हम इस रूप में दिखा रहे हैं अभी कि हम इन्हें ऐसे दर्शा के ये वीकनेसेस में जो एक्ट में जो वीकनेसेस रह गई हैं उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। अब ब्रिंग नोटिफिकेशन टू अप्लाई टू मनरेगा। मनरेगा रूल्स के अंडर हम एक नोटिफिकेशन लाके इस एक्ट के प्रोविजंस को मनरेगा के अंडर जो विमेन एम्प्लॉयड हैं उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी का मनरेगा का बजट स्पीच 2017-18 ये डिस्कस करता था कि 52% विमेन का पार्टिसिपेशन रेट है, एम्प्लॉयमेंट रेट है इन मनरेगा बजट के अकॉर्डिंग। तो 52% अगर हम इस एक्ट में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में मनरेगा को भी इंक्लूड करते तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करता है, यानी कि एक और विमेन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम हो जाता अगर इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को मनरेगा फीमेल वर्कर्स पे भी हम एम्प्लॉय करते। ये हो क्या रहा है कि जब मोर एंड मोर मेल मेंबर्स ऑफ फैमिली जो दे आर माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज, तो विमेन जो हैं वो रूरल एरियाज में मनरेगा के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट अवेल करती हैं। तो अगर वो एक ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेल कर रही हैं क्योंकि मेल मेंबर इज ऑल्सो नॉट देयर विद देम, वो मतलब अगर यूपी बिहार की बात करें तो पंजाब को जो माइग्रेशन हो जाता है लेबर का ये राबी और खारिफ के टाइम में, तो विमेन आर लेफ्ट अलोन इन विलेजेस, और वो वहां पे जो ये मनरेगा के अंडर जो बेनिफिट लेते हैं वो उन्हें प्रेगनेंसी के टाइम अब नहीं मिलेगा क्योंकि मनरेगा के पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। तो अभी भी हम ये कर सकते हैं कि मनरेगा पे इसे अप्लाई कराया जा सकता है एक छोटा सा मनरेगा के रूल्स में अमेंडमेंट लाके। थर्ड पॉइंट इज ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस वेरियस लॉज। जैसा कि हमने बताया ESI एक्ट और ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 के हैं ये दोनों, और ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स है, ऑल इंडिया सर्विसेज लीव रूल्स और सिविल सर्विसेज लीव रूल्स, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स। तो उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं और इनको कम दी जा रही हैं। तो ये कुछ कुछ लकूने हैं जो कि बहुत आसानी से अभी भी हम इन्हें दूर कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्टोर बेनिफिट्स अंडर मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम। जो प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना की हमने बात करी, जननी सुरक्षा योजना का जो नया अवतार है, उसके अंदर ये प्रोविजंस हमें
रिस्टोर करने चाहिए कि सिर्फ एक बच्चे तक ही सीमित नहीं रहेगा ये 6,000 रुपये का जो उन्हें टिप दिया जाता था टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ताकि वो अस्पताल या संस्थानों में जाके, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके ही बच्चे को बर्थ दें, उसे प्रमोट करने की दिशा में वो बहुत अच्छा कदम था। अगर हम अभी मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर इसे कम कर रहे हैं बेनिफिट को, तो वो एक स्टेप इन दी रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा, वो एक कदम पीछे की तरफ हो जाएगा, बजाय इसके कि हमें आगे कदम लेना चाहिए। फोर्थ प्रोविजन देखते हैं, पैटर्निटी अलाउंस, मेक अ प्रोविजन फॉर पैटर्निटी अलाउंस, जिसके चलते कि ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट 4 दोनों को हम एक एंगल से देखें तो एम्प्लॉयर्स के ऊपर बर्डन, जो परसेप्शन है वो, और जो रियलिटी में जो बर्डन है वो दोनों दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही था इसका एनालिसिस। आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसके अलावा एक ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स आई थी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2015 की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र था, जिसको कि इस बिल में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। वहां पे भी ये बिल लैकिंग है। तो कंक्लूड करते टाइम वे फॉरवर्ड में हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 2000 ईयर की, which says that Municipal Corporation of Delhi versus female workers case, the Supreme Court identified that female construction workers whose work was not regularized were eligible to receive maternity benefits by virtue of gendered constitutional provisions and human rights. तो इन्होंने बोला कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की हम बात करें, जो विमेन दिहाड़ीदार मजदूर हैं जो श्रेणी के, उनके ऊपर ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होने चाहिए, जहां पे कि वर्क जो है वो वेज बेसिस पे होता है, सैलरीड बेसिस पे नहीं होता। सैलरी और वेज में डिफरेंस ये है कि सैलरी इज काउंटेड ऑन मंथली बेसिस और वेजेस जो है वो डेली बेसिस पे होती हैं। तो जो वेज वर्कर्स हैं, वेज फीमेल वर्कर्स हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, उनको भी ये लॉ अप्लाई होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का कहना था, 2000 की जजमेंट थी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की। अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बजट 2017-18 में इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया गया है। अब अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बजट में ये स्टेटस दे दिया गया है तो उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उन्हें भी विमेन को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर जो भी सारी सुविधाएं दी जाती हैं वो दी जानी चाहिए थी। So this is an important takeaway. Similarly, Law Commission of India 2015 रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा कि Maternity Benefit Act 1961 must cover even those working in unorganized sector, जैसे कि डोमेस्टिक हेल्प का काम है, बेबी सिटिंग का जो जॉब है, जो हम घर पे मेड्स हायर करते हैं, फीमेल वर्कर्स को जो हायर किया जाता है, उन्हें भी ये प्रावधान के अंदर लाना चाहिए। उसका अंडरलाइंग इनका रीजन ये था कि क्योंकि रूरल टू अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन हो रहा है, उसके चलते बहुत सारी विमेन अनऑर्गेनाइज्ड एरिया में, अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयड हो रही हैं, जिसके चलते कि उनके पास ये फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि वो भी अपने बच्चों को एक प्रॉपर केयर एंड परवरिश दे सकें। दिस वाज सेइंग इन दी लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑफ 2015। सो गाइज, दिस वाज ऑल। वी हैव डिस्कस्ड इट क्वाइट हॉलिस्टिकली। और प्री की जो डिटेल्स हैं उसके रिगार्डिंग एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESI एक्ट 1948 और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के प्रोविजंस, ये प्लीज अच्छे से प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, क्योंकि वही रीजन है। बहुत बार ऐसा होता है हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन विमेन पे ही आएगा, विमेन की लीव पे ही आएगा, बट शायद या तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के एरिया से, या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में क्या प्रोविजन दे रखा है, या फिर फैक्ट्रीज एक्ट में क्या प्रोविजन दे रखा है। सो प्लीज हैव अ लुक, गूगल आउट कीजिए इसे कि फैक्ट्रीज एक्ट के क्या प्रोविजन है और ESI एक्ट के क्या प्रोविजन है मैटरनिटी लीव से रिलेटेड। थैंक यू गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।